तो आज बात करते हैं 2025 की भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। मतलब एक तरफ तो अपना देश तरक्की के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, पर दूसरी तरफ पूरी दुनिया के हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये अनोखा विरोधाभास है क्या। तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत की इकॉनमी तो पूरी रफ्तार से भाग रही है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। एक ऐसा तूफान मंडरा रहा है जिसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई अगर अपने घर में सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, तो फिर इसका असर पूरी दुनिया में क्यों नहीं दिख रहा? भारत की ये जो जबरदस्त ग्रोथ है, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी में क्यों नहीं बदल पा रही? इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के अपने घर की, मतलब हमारे देश की इकॉनमी ने 2025 में जो कमाल किया है ना, वो सच में देखने लायक है। सोचिए जरा, रियल जीडीपी ग्रोथ 7% से भी ज्यादा, 7+%। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इकॉनमी की गाड़ी किस जबरदस्त रफ्तार से दौड़ रही है। और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, सरकार ने अपने खर्चों पर भी कमाल का कंट्रोल दिखाया है। जो फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकारी घाटा, वो टारगेट से भी कम रहा है। ये एक बहुत ही मजबूत और जिम्मेदार मैनेजमेंट की निशानी है। अब इसका असर पूरी दुनिया में भी दिखा। 2025 में दुनिया की जो बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं ना, उन्होंने भारत की रेटिंग 3 बार अपग्रेड की। मतलब दुनिया का भरोसा हमारी इकोनॉमी पर बढ़ा है। अरे S&P ने तो करीब करीब 20 साल बाद हमारी रेटिंग बढ़ाई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब कोई जादू से नहीं हुआ। इसके पीछे सरकार के कई बड़े और हिम्मत वाले रिफॉर्म्स हैं, जैसे GST सिस्टम को पूरी तरह से बदलना, न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना और इंश्योरेंस में 100% FDI की इजाजत देना। ये सब बड़े कदम थे। तो ये तो हुई घर की अच्छी अच्छी बातें। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जहां ये जबरदस्त सफलता बाहर की दुनिया की मुश्किलों से टकराती है और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ता है। मतलब भारत की मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दशकों में सबसे अच्छी है, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहे हैं जो अब सफलता का इनाम नहीं देती। न करेंसी की स्टेबिलिटी, न कैपिटल का फ्लो, कुछ नहीं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ अपनी मजबूत बुनियाद है, हाई ग्रोथ है, महंगाई कंट्रोल में है, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ है बाहरी दबाव। रुपया कमजोर हो रहा है, बाहर से पैसा आने का रिस्क है, और तो और अमेरिका ने 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा रखा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। देखिए, लोवी इंस्टीट्यूट का पावर गैप इंडेक्स क्या कहता है। वो ये बताता है कि भारत अपनी आर्थिक ताकत के हिसाब से दुनिया में उतना स्ट्रेटेजिक असर नहीं डाल पा रहा है जितनी उसकी क्षमता है। ये एक और बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या, दुनिया किस तरफ जा सकती है? चलिए 3 ऐसे संभावित सिनेरियो देखते हैं जिनका सामना भारत को 2026 में करना पड़ सकता है। पूरी दुनिया में कितनी बेचैनी है, इसका एक सीधा साधा इंडिकेटर है सोने का भाव। 2025 में सोना $2,660 से सीधे $4,315 प्रति आउंस पर पहुंच गया। जब भी दुनिया में इतनी अनिश्चितता होती है ना, तो लोग सोने में पैसा डालते हैं। ये दिखाता है कि मार्केट कितना डरा हुआ है। तो 2026 के लिए 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला है मैनेज्ड डिसऑर्डर, मतलब दुनिया में उथल-पुथल तो है, पर उसे किसी तरह मैनेज किया जा रहा है। दूसरा है डिसऑर्डरली फ्रैगमेंटेशन, जहां दुनिया गुटों में बुरी तरह बट रही है। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, सिस्टमिक शॉक कैस्केड, मतलब एक के बाद एक संकट आते जा रहे हैं। अब जरा इन सिनेरियो की संभावना देखिए। पहले 2 यानी मैनेज्ड डिसऑर्डर और डिसऑर्डरली फ्रैगमेंटेशन, दोनों की संभावना 40 से 45% है। मतलब इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि आगे का माहौल मुश्किल और चुनौतियों से भरा रहने वाला है। तो ऐसे मुश्किल और अनप्रेडिक्टेबल माहौल में भारत को क्या करना चाहिए? इसके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प स्ट्रैटेजी सामने रखी गई है, मैराथन स्प्रिंट स्ट्रैटेजी। ये कोट इस स्ट्रैटेजी की आत्मा है, समझिए। मतलब भारत को एक ही टाइम पर मैराथन भी दौड़नी है और स्प्रिंट भी, या फिर मैराथन को ही स्प्रिंट की तरह दौड़ना होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी है और शॉर्ट टर्म में तेजी से एक्शन भी लेना है। तो रास्ता क्या है? स्ट्रेटेजिक पेशेंस, मतलब अपना पूरा फोकस डोमेस्टिक ग्रोथ और रेजिलियंस पर रखना होगा। अंदर से मजबूत बनना होगा, बफर्स बनाने होंगे,
सप्लाई चेन को स्टेबल करना होगा और पेमेंट के अलग अलग सिस्टम बनाने होंगे ताकि बाहर से कोई भी झटका लगे तो हम उसे झेल सकें। अब आखिर में बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन की। मतलब भारत को एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनाने की सोच की, जो देश की काम करने की क्षमता और आर्थिक ढांचे को ही बदल दे। और देखिए, लॉन्ग टर्म में हमारी करेंसी को स्टेबल रखने की चाबी क्या है? सिर्फ एक चीज, सफल और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। मतलब देश में सामान बनाओ और दुनिया को बेचो। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये एंटरप्रेन्योरियल स्टेट है क्या? ये एक ऐसा स्टेट है जो सिर्फ मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, बल्कि उसे एक्टिवली शेप देता है। मतलब सरकार सिर्फ रेफरी बनकर सीटी नहीं बजाएगी, वो मैदान में उतरकर रिस्क लेगी, नए नए एक्सपेरिमेंट से सीखेगी और चीजें पक्की होने का इंतजार किए बिना एक्शन लेगी। और आखिर में कठोपनिषद का ये गहरा विचार कि एक मैच्योर दिमाग हमेशा प्रे यानी जो अच्छा लगता है उसके ऊपर श्रेय यानी जो कल्याणकारी है उसे चुनता है। देश का फायदा तभी होगा जब हम सब मिलकर इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली सुख को टालना सीखेंगे और एक बेहतर स्थायी भविष्य का रास्ता चुनेंगे। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है।